स्वागत है आप लोगों का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में। इस सीरीज में मैं फर्स्ट सेमेस्टर बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स वाले स्टूडेंट्स को अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल थ्योरी सब्जेक्ट के 9 से 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने वाला हूं जो आप लोगों के एग्जाम में हर साल रिपीट होते हैं। तो सबसे पहले आप अपना सिलेबस देख लीजिए। सिलेबस में आप लोगों की टोटल 5 यूनिट है और हर यूनिट में से जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के हर साल एग्जाम में आते हैं वो मैं आप लोगों को कराऊंगा और बाकी फालतू चीजें नहीं कराऊंगा इस सीरीज में। इसके साथ साथ जो हमारी फर्स्ट यूनिट है इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर मैंने आप लोगों के लिए ऑलरेडी वीडियो बना दी है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसे देख लीजिएगा। आज की इस वीडियो में अपनी सेकंड यूनिट कंप्लीट कर देंगे। इस पूरी सीरीज में मैं आप लोगों को टोटल 9 क्वेश्चन कराने वाला हूं जो आप लोगों की स्क्रीन पे आ रहे होंगे और यही 9 क्वेश्चन जो है आप लोगों के हर साल एग्जाम में रिपीट होते हैं। और इसमें से जो आप लोगों का फर्स्ट क्वेश्चन है यह आप लोगों का फर्स्ट यूनिट वाली वीडियो में कवर अप हो चुका है। बात करते हैं भाई अपनी यूनिट के, तो यूनिट नंबर है हमारा सेकेंड और इसका नाम है भाई राजनीतिक सिद्धांत के दृष्टिकोण, मानव दृष्टिकोण, ऐतिहासिक दृष्टिकोण और अनुभवजन्य दृष्टिकोण। इस यूनिट से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो सिर्फ एक ही है जो हर साल एग्जाम में रिपीट होता है। पेपर में उसे 3 तरीके से जो है पूछा जाता है, और भी तरीके से पूछ सकता है, तो टेंशन मत लो, मैं आप लोगों को इतने अच्छे से इसका आंसर समझा दूंगा कि एग्जाम में कैसे भी इस क्वेश्चन को घुमा के दे दे तो भी आप आंसर जो है लिखकर आ जाओगे, समझ जाओगे। सिंपल सा आप लोगों से क्वेश्चन में ये पूछा जाता है कि भाई राजनीतिक सिद्धांत के जो उपागम है, जैसे कि आपका आदर्शी उपागम है या अनुभव मूलक उपागम है या ऐतिहासिक उपागम है या संस्थागत उपागम है, तो इनके बारे में ही पूछता है इस क्वेश्चन में। बस हर साल जो है घुमा फिरा के आप लोगों को दे दिया जाता है। इन 3 क्वेश्चन में तो फिलहाल आप लोगों से 2 उपागमों के बारे में पूछा गया है, बट मैं आप लोगों को टोटल 4 उपागम कराऊंगा आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, ताकि उन 2 के ऊपर भी क्वेश्चन आए तो भी आप जो है आंसर लिख सको। तो बात करते हैं भाई अब राजनीतिक सिद्धांत के अध्ययन के उपागम की। तो सबसे पहले तो भाई आप लोगों को राजनीतिक सिद्धांत क्या चीज है ये पता होना बहुत जरूरी है। तो ये चीज भाई मैंने आप लोगों को अपनी फर्स्ट यूनिट वाली वीडियो में पढ़ा दिया है ऑलरेडी। जो आप लोगों का फर्स्ट चैप्टर है उस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके देख लीजिएगा। सिंपल सा अगर मैं आप लोगों को राजनीतिक सिद्धांत का मतलब समझाऊं, विचार होता है, लेकिन अगर इसमें राजनीतिक जोड़ दिया तो राजनीति से रिलेटेड विचारों को ही हम राजनीतिक सिद्धांत बोल सकते हैं। अब भाई आप उपागम का भी मतलब समझ लो। सिंपल सा अगर मैं आप लोगों को 2 शब्दों में उपागम का मतलब बोलूं तो सिंपल सा मतलब है उपागम मतलब प्रकार, या आप दृष्टिकोण भी कह सकते हो या सिंपली उपागम वर्ड भी यूज कर सकते हो। बाकी भाई मैंने यहाँ पे आप लोगों को बताया हुआ भी है कि कौन कौन से उपागम है। पहला तो है भाई ऐतिहासिक उपागम, दूसरा है संस्थागत उपागम, तीसरा है भाई आदर्शी उपागम और चौथा है अनुभवी वैज्ञानिक उपागम। ये तीनों उपागम भाई पुराने थे, इस वजह से इन्हें पारंपरिक राजनीतिक उपागम भी बोल देते हैं, और ये अभी नया आया है भाई आज के टाइम पे, तो इस वजह से इसे आधुनिक राजनीतिक उपागम बोल देते हैं। अब इन चारों उपागम को हम डीप में पढ़ेंगे स्टेप बाय स्टेप। इससे पहले भाई मैंने जो आप लोगों को अभी जितनी भी ऊपर सारी चीजें पढ़ाई हैं ये सब आप अपने आंसर के इंट्रोडक्शन में भी लिख सकते हो। असली आंसर जो है वो आप लोगों का यहाँ से शुरू होता है। तो सबसे पहले आप पढ़ते हैं ऐतिहासिक उपागम। इसको कुछ विचारक जो है सपोर्ट करते हैं, जैसे सेवाइन हो गया, लिंग्से हो गया, मैकियावेली हो गया, और इनके जैसे और भी बहुत सारे विचारक हैं जो इस वाले उपागम को सपोर्ट करते हैं। और फिर ये कहते हैं अगर आप लोगों को राजनीतिक सिद्धांत के बारे में समझना है तो भाई आप लोगों को जो है उस राजनीतिक सिद्धांत की हिस्ट्री जानना बहुत जरूरी है, तभी आप अच्छे से समझ पाओगे उस राजनीतिक सिद्धांत को, अदरवाइज नहीं समझ पाओगे। और हिस्ट्री जानने के लिए भाई आप लोगों को ये देखना बहुत जरूरी है कि वो राजनीतिक सिद्धांत कौन से देश में दिया गया है, कौन से काल में दिया गया और कौन सी परिस्थितियां थी वहां पे। तो आई होप आप लोग जो है पहला उपागम समझ चुके होंगे। इसकी कुछ और विशेषताएं वगैरह भी हैं, वो सारी आप लोगों को याद रखनी बहुत जरूरी है, क्योंकि मेनली विशेषता ही आप लोगों को लिखनी होती है एग्जाम में जब आप लोगों से उपागम के बारे में पूछा जाता है। अदरवाइज भाई आप एक्सप्लेन तो इसे 2-3 लाइन में जैसे मैंने कर रखा है ऐसे भी एक्सप्लेन कर सकते हो, लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और अच्छे मार्क्स लाने के लिए आप लोगों को विशेषताएं वगैरह लिखनी जो है बहुत जरूरी है। और आप लोगों को जो इसके सपोर्टर्स है, समर्थक, विचारक है, इनके भी नाम लिखना बहुत जरूरी है। तो ये चीज आप याद रख लीजिएगा। अब विशेषता देखते हैं भाई ऐतिहासिक उपागम की स्टेप बाय स्टेप। जो पहली विशेषता है वो ये है कि इसमें हिस्ट्री को पढ़कर, यानी कि भूतकाल को पढ़कर, भूतकाल के बारे में जानकर जो प्रेजेंट की समस्या होती हैं उनका सॉल्यूशन वगैरह जो है निकाला जाता है।
क्योंकि भाई कोई तो ऐसी प्रॉब्लम सिमिलर रही होगी दोनों समाज में। मान लो ये तो पुराने टाइप का समाज और ये है आज के टाइम के समाज, तो दोनों समाज में कोई तो ऐसी समस्याओं में सिमिलरिटीज होंगी। तो जिन समस्याओं में सिमिलरिटीज है तो वही सॉल्यूशन आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, इनका ये मानना है। तो पहली विशेषता आप लोगों को समझ में आ चुकी होगी कि ये इतिहास का अध्ययन करके जो वर्तमान की प्रॉब्लम होती है उनका सॉल्यूशन निकालते हैं। इसके साथ साथ भाई इसकी दूसरी विशेषता ये है कि इसमें भाई जो पुराने टाइम की, जो पुराने समाजों में जो राजनीतिक संस्थाएं हुआ करती थी और जो भी सिस्टम वगैरह चलते थे, जो भी प्रक्रिया वगैरह पुराने समाज में हुआ करती थी, कि उनके बारे में भी पूरी स्टडी की जाती है, ताकि भविष्य में आने वाली जो संस्थाएं हैं या प्रेजेंट में जो संस्थाएं चल रही हैं उनका सब काम जो है वो बेहतर तरीके से हो सके और उन्हें गाइडेंस वगैरह जो है अच्छी मिल सके। तो दूसरी विशेषता भाई इनकी यही है कि इसमें सिर्फ भाई इतिहास का ही अध्ययन नहीं किया जाता, यानी कि समाज के इतिहास का ही अध्ययन नहीं किया जाता, उसकी प्रॉब्लम का ही अध्ययन नहीं किया जाता, बल्कि उस समाज में जो राजनीतिक संस्थाएं थी या जो प्रक्रियाएं थी, जो सिस्टम वगैरह चलता था, उन सब का भी अध्ययन करके प्रेजेंट टाइम की समस्याओं का सॉल्यूशन निकाला जाता है। तीसरा पॉइंट भाई विशेषता में आप ये लिख सकते हो कि जो सेबाइन और मैकियावेली जैसे विचारक हैं जो ऐतिहासिक उपागम को सपोर्ट करते हैं, उनका मानना ये है, उनका विचार ये है कि जो राजनीति है और जो इतिहास है वो आपस में जुड़े हुए हैं। सेबाइन और मैकियावेली ये कहते हैं कि राजनीति और इतिहास जो है उन्हें एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता, ये आपस में एक हिस्सा है, एक तरीके से जुड़े हुए हैं ये। और इसलिए ही अगर आप लोगों को राजनीति का अध्ययन करना है, राजनीतिक सिद्धांत का अध्ययन करना है, तो भाई आप लोगों को जो है इतिहास का अध्ययन करना भी जरूरी है, तभी आप राजनीति का अध्ययन जो है अच्छे से कर पाओगे। फोर्थ विशेषता भाई इसकी ये है कि इस उपागम को सपोर्ट करने वाले जो विचारक है उनका मानना ये है कि भाई जो विचारक राजनीतिक सिद्धांत वगैरह देते हैं तो वो अपने आसपास के वातावरण को देखकर, उनको समझकर, उनसे प्रभावित होकर ही अपने सिद्धांत वगैरह देते हैं। और इसी वजह से भाई हमें उन परिस्थितियों का अध्ययन करना चाहिए, उस समय का अध्ययन करना चाहिए, उस जगहों का अध्ययन करना चाहिए या उस सिद्धांत के इतिहास का अध्ययन करना चाहिए। तो एक तरीके से भाई सही भी कह रहे हैं ये, क्योंकि जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि प्लेटो और अरस्तु के टाइम पे क्या हुआ करता था, वहां पे कोई सरकारें वगैरह जो है नहीं हुआ करती थी, कोई राजा वगैरह नहीं हुआ करते थे। एक स्टेट में गिनती के भाई 400-500 लोग हुआ करते थे और आपस में बैठ के वो डिसीजन वगैरह लेके जो है पूरा शासन खुद ही चला लिया करते थे। और तभी भाई अरस्तु ने इसी सब चीजों को देखकर लोकतंत्र का सिद्धांत दिया था। तो आई होप आप लोग ये फोर्थ पॉइंट भी समझ चुके होंगे। बढ़ते हैं अपने फिफ्थ पॉइंट की ओर। इसके समर्थकों का मानना ये है कि भाई जो भी राजनीतिक संस्थाएं हैं, जैसे कि आप सरकारें मान लो, पुलिस डिपार्टमेंट मान लो, या चुनाव वगैरह होता है, या और भी जो सरकारी जो भी जितनी भी चीज राजनीति से रिलेटेड होती हैं, ये जो सारी संस्थाएं हैं ये रातों रात तो कहीं से निकल के नहीं आ गई, बल्कि इनका कुछ इतिहास रहा है। और अगर आप लोगों को इन सारी संस्थाओं को अच्छे से समझना है, इन राजनीतिक संस्थाओं को अच्छे से ज्ञान लेना है, तो भाई आप लोगों को जो है इन सारी संस्थाओं का इतिहास जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, उसका अध्ययन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और जब हम इसका इतिहास का अध्ययन कर लेंगे इन सारी संस्थाओं का, तभी हम इन सारी संस्थाओं को भविष्य में और बेहतर बना सकेंगे। सिक्स्थ पॉइंट देखते हैं भाई अपना, वो ये है कि भाई ऐतिहासिक उपागम के जो विचारक हैं उनका मानना ये है कि जो राज्य है भाई इसका भी एक बहुत लंबा जो है इतिहास रहा है, जो एकदम सही भी है भाई, क्योंकि ये राज्य जो है यानी कि सरकार जो है ये नया नया सिस्टम थोड़ी है भाई, सरकार का सिस्टम तो बहुत पुराने टाइम से चलता आ रहा है। तो ये यही कहते हैं कि भाई अगर आप लोगों को राज्य के बारे में जानना है, राज्य को भविष्य में और बेहतर बनाना है या वर्तमान में और बेहतर बनाना है सरकार को, तो उसके लिए आपको भाई जो राज्य का विकास रहा है उसको जानना है, उसके विकास में कब कब किन किन परिस्थितियों में क्या क्या घटनाएं घटी हैं, ये सारी चीजें जानो, क्या क्या उसके पीछे किस क्या क्या कारण थे, पूरा इतिहास जो है पर्दे मारो, तब जाके जो है आप अपने समाज की, सरकार को, राज्य को बेहतर बना पाओगे। सिमिलरली ये बात संविधान के लिए भी बोलते हैं। ये कहते हैं कि भाई संविधान भी जो है वो बनाए नहीं जाते बल्कि विकसित होते हैं। आप भारत का संविधान देखोगे, बेशक उसे बनाया गया था, लेकिन उसे भी बनाते समय भाई क्या करा था, दूसरे देशों के संविधान को देखा गया था, उनकी पढ़ाई करी गई थी, उनकी स्टडी की गई थी, अब फिर जाके जो है हमारा संविधान बनाया गया था। सिर्फ इतना ही नहीं, क्या भाई जब शुरू में संविधान बनके तैयार हुआ था और आज का जो संविधान है, क्या दोनों सेम है भाई संविधान?
नहीं, बल्कि उसमें समय समय पर बहुत सारे बदलाव हुए हैं। तो एक तरीके से विकास ही हुआ है संविधान का, आप देखोगे तो। और आने टाइम पे भी विकास जो है ये होता रहेगा, कभी रुकेगा नहीं। तो यही कह रहे हैं भाई कि संविधान का भी अगर आप लोगों को अच्छे से जानना है, उसे और बेहतर बनाना है, तो उसका इतिहास जो है वो जानना बहुत जरूरी है, इन परिस्थितियों को जानना बहुत जरूरी है। तो आई होप आप लोग जो है समझ चुके होंगे भाई राजनीतिक सिद्धांत का ऐतिहासिक उपागम। सिंपली बस ये याद रखना कि भाई इसका समर्थक किसने किया, और इस उपागम में भाई इस बात पर जोर दिया जाता है किसी राजनीतिक सिद्धांत को समझना तो उसके इतिहास के बारे में जानना बहुत जरूरी है, तभी आप उसको बेहतर तरीके से समझ पाओगे। उसके देश को जानना बहुत जरूरी है, उसके काल को जानना बहुत जरूरी है, उसकी परिस्थिति, उसके कारण का जानना बहुत जरूरी है। सिंपली भाई ये उपागम आप लोगों को राजनीतिक सिद्धांत के हिस्ट्री पे फोकस करने के लिए कहता है, इस वजह से इसका नाम भी है भाई ऐतिहासिक उपागम। आई होप आप लोगों को ये उपागम जो है समझ में आया होगा। बात करते हैं भाई अपने दूसरे उपागम की, वो है हमारा संस्थागत उपागम या संरचनात्मक उपागम भी आप बोल सकते हो। और इस उपागम का जो सपोर्ट करने वाले विचारक थे वो थे भाई वोल्टर, वेजहोट, मुनरो और लॉर्ड व्रॉइस। और भी बहुत सारे विचारक हो सकते हैं, बट आप 2-3 नाम याद रखो, इनफ है आप लोगों के लिए। अब जैसे पहले वाले उपागम में भाई आप लोगों को ये बताया गया था कि अगर आप लोगों को किसी राजनीतिक सिद्धांत को समझना है तो भाई आप जो है उसकी हिस्ट्री समझो, उसका इतिहास देखो, तब जाके आप उस राजनीतिक सिद्धांत को अच्छे से समझ पाओगे, पढ़ पाओगे। सिमिलरली भाई दूसरे वाले में यानी कि संस्थागत या संरचनात्मक उपागम में ये समझाया गया है कि भाई अगर आप लोगों को किसी राजनीतिक सिद्धांत को समझना है, उसकी स्टडी करनी है, उसे बेहतर तरीके से पढ़ना है, तो भाई आप राजनीतिक संस्थाएं जो थी ना उस समय की, जिस समय में वो राजनीतिक सिद्धांत दिया गया था, तो उन संस्थाओं को बेहतर तरीके से स्टडी करो, आप ऑटोमेटिक जो है उस सिद्धांत के बारे में अच्छे से समझ जाओगे। तो पूरा फोकस भाई इनका जो है संस्थाओं पर होगा, राजनीतिक संस्थाओं पर। और अगर भाई मैं आप लोगों को राजनीतिक संस्थाएं बोल रहा हूं तो इसका संबंध भाई कहीं ना कहीं राज्य के साथ ही होता है। राज्य मतलब सरकार से, क्योंकि राजनीति भाई वहीं होती है, राजनीतिक संस्थाएं वहीं होती हैं जहाँ सरकार होती है। तो आप इसे भाई राज्य का सिद्धांत भी बोल सकते हो, क्योंकि कहीं ना कहीं जो राज्य की सारी संस्थाएं होंगी हम उनको ही पढ़ने की बात कर रहे हैं इस वाले उपागम में। और इस उपागम की जो शुरुआत है वो कहीं ना कहीं भाई जर्मनी से स्टार्ट हुई है, या आप यूरोप से कह सकते हो। वो इसलिए ही क्योंकि भाई जो राज्य यानी कि सरकार वाला जो सिस्टम है ये पूरे वर्ल्ड में सबसे पहले जर्मनी, ग्रेट ब्रिटेन या उत्तरी अमेरिका में आया था। उससे पहले वर्ल्ड में कहीं भी सरकार वाला सिस्टम नहीं था, कोई भी सरकारें वगैरह जो है नहीं हुआ करती थी। तो इसलिए आप भाई इसे जर्मन विचारधारा भी बोल सकते हो। अब इसकी कुछ भाई विशेषताएं देख लेते हैं। तो पहली विशेषता है भाई इसकी यही है, इस उपागम में भाई संविधान का जो है अध्ययन करना बहुत जरूरी है। वो इसलिए क्योंकि भाई ये जितनी भी राजनीतिक संस्थाएं होती हैं इनका संबंध सीधे सीधे तौर पे भाई तुम्हारा संविधान से जरूर होता है। और आप लोगों को पता ही होगा भाई संविधान की जो शुरुआत हुई थी वो सबसे पहले जर्मनी, ग्रेट ब्रिटेन और उत्तरी अमेरिका वगैरह में ही सबसे पहले संविधान वगैरह की शुरुआत हुई थी। उससे पहले कहीं भी जो है संविधान नहीं था पूरे वर्ल्ड में। तो इस उपागम के विचारकों का यही मानना है कि अगर आप लोगों को तो राजनीतिक सिद्धांत को समझना है, उसकी स्टडी करनी है, तो भाई आप लोगों को उसी समय का जो संविधान रहा है उसका अध्ययन करना बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी आप उस राजनीतिक सिद्धांत को बेहतर तरीके से समझ पाओगे। दूसरी विशेषता यह है कि भाई इसमें राज्य और उसकी संस्थाओं का अध्ययन किया जाता है एक सिद्धांत को समझने के लिए। यानी कि विचारकों का यह मानना है कि अगर आप लोगों को एक सिद्धांत को समझना है, एक राजनीतिक सिद्धांत को समझना है, तो आप लोगों को उसी समय की जो राज्य रहा है, राज्य यानी कि सरकार जो रही है, और जो सरकार के अंग होते हैं जैसे कि विधायिका होता है, कार्यपालिका होती है, न्यायपालिका, ये सब सरकार के अंग होते हैं और इन्हीं तीनों से मिलकर बनती है सरकार। तो आप लोगों को भाई उस सिद्धांत को समझने के लिए इन सारी संस्थाओं का या राज्य का अध्ययन करना बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी आप उस सिद्धांत को अच्छे से समझ पाओगे। तीसरी विशेषता भाई इस उपागम की ये है कि इस उपागम का संबंध जो है वो राजनीति के अध्ययन से जुड़ा हुआ है। वो कैसे भाई?
जैसे जैसे विश्व आगे बढ़ता गया या विश्व में और देशों में भी भाई लोगों ने राजनीति का अध्ययन करना शुरू किया धीरे धीरे करके, वैसे वैसे जो है इस उपागम का विकास होता गया। क्योंकि मेनली भाई इस उपागम में किसके बारे में बात होती है, राजनीतिक संस्थाओं की बात होती है। तो जहां राजनीति का अध्ययन किया जाएगा तो भाई राजनीतिक संस्थाओं का तो अध्ययन ऑटोमेटिक ही वहां होगा। तो इसलिए भाई ये इस उपागम के तहत ये कहते हैं इसके विचारक कि अगर आप लोगों को किसी राजनीतिक सिद्धांत को समझना है तो आप उसी समाज में राजनीति के अध्ययन के बारे में समझो कि राजनीति का अध्ययन वहां पे कैसे हुआ था उस समय में, तो आप बेहतर तरीके से उस सिद्धांत को समझ जाओगे। अगली विशेषता देखते हैं भाई, फोर्थ विशेषता है विंड से ये कहते हैं कि अगर आप लोगों के पास कोई सिद्धांत है, उसे आप पढ़ रहे हो, उस सिद्धांत के बारे में आप लोगों को अच्छे से जानना है, उस सिद्धांत के क्या काम है ये जानना है, तो भाई आप उस समय में जो राज्य था यानी कि सरकार थी उसके काम जान लो तो आप उस सिद्धांत के काम भी जान जाओगे। पांचवी विशेषता देखते हैं भाई, हीगेल और फीसे ये भी भाई सपोर्टर्स हैं इस उपागम के, जिनका मानना भाई ये है कि अगर आप लोगों को राजनीति को जानना है, मान लो आप लोगों को किसी राजनीतिक सिद्धांत को जानना है, तो आप सबसे पहले उस समय के जो राज्य था, उस समय की जो सरकार थी, उसके अंदर जो आदर्श थे, यानी कि वो सरकार कैसी आइडियोलॉजी रखती थी, वो सरकार कैसी सोच रखती थी, उसके बारे में जानो। आप ऑटोमेटिक जो है उस सिद्धांत के बारे में जान जाओगे। तो आई होप आप लोग जो है सारी विशेषताएं समझ चुके होंगे। मेनली जो विशेषताएं हैं वो यही है कि भाई ये जो उपागम है, संस्थागत उपागम, ये यही कहता है कि अगर आप लोगों को किसी सिद्धांत को समझना है, जानना है उसके बारे में, तो आप उस समय के जो राजनीतिक संस्थाएं हैं या उस समय की जो गवर्नमेंट है या गवर्नमेंट की संस्थाएं हैं या गवर्नमेंट के जो उद्देश्य हैं या गवर्नमेंट के जो काम हैं, उन सबको बेहतर तरीके से जानो, आप ऑटोमेटिक उस सिद्धांत को समझ जाओगे। बढ़ते हैं भाई अपने नेक्स्ट उपागम की तरफ। यहाँ पे मैंने ये 2 लाइनें छोड़ दी हैं, इन्हें आप खुद से पढ़ लीजिएगा। नोट्स का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, फ्री एक्सेस आप कर सकते हो, कोई भी आप लोगों को पेड नोट्स वगैरह खरीदने की जरूरत नहीं है। तीसरा उपागम है भाई हमारा आदर्शी या दार्शनिक उपागम। तो भाई अभी हमने ऊपर 2 उपागम पढ़े, जिनमें पहला था भाई हमारा ऐतिहासिक उपागम, जिसमें हमने ये पढ़ा कि अगर आप लोगों को किसी समाज को समझना है या उस समाज को बेहतर बनाना है या उस समाज के आप लोगों को राजनीतिक सिद्धांत समझना है, तो आप लोगों को इतिहास जानना जो है बहुत ज्यादा जरूरी है। इस वजह से इसका नाम जो पड़ा ऐतिहासिक उपागम पड़ा। दूसरा फिर हमने पढ़ा कि भाई संस्थागत उपागम, इसमें हमने ये पढ़ा कि अगर आप लोगों को किसी समाज को बेहतर बनाना है या उस समाज के बारे में जानना है या उसके आप लोगों को सिद्धांत वगैरह के बारे में जानना है, तो आप लोगों को राजनीतिक संस्थाओं का अध्ययन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सिमिलरली इस उपागम में भी अगर आप लोगों को किसी समाज को जानना है या उसको और बेहतर बनाना है या उसके सिद्धांत के बारे में जानना है, तो आप लोगों को आदर्श जानने की आवश्यकता है। आपका फोकस जो है आदर्श पे, नैतिकता पे या मूल्यों पर होना चाहिए, तभी आप उस समाज को बेहतर बना सकोगे, उस समाज को बेहतर तरीके से जान सकोगे, उसके सिद्धांत को बेहतर तरीके से जान सकोगे। तो ये जो तीसरा उपागम है आदर्शी उपागम, ये सबसे ज्यादा पुराना उपागम है इनमें। क्यों? क्योंकि भाई ये प्लेटो और अरस्तू के टाइम से चलता आ रहा है और उदारवाद और मार्क्सवाद के समय तक चलता रहा था ये। इसे भाई और भी नामों से जाना जाता है, जैसे कि नैतिक उपागम हो गया, मानकीय उपागम हो गया या तात्विक उपागम हो गया, या आप नॉर्मेटिव भी बोल सकते हो। इसके साथ साथ भाई इसे काल्पनिक उपागम या दार्शनिक उपागम भी कहते हैं। वो क्यों कहते हैं भाई इसे काल्पनिक? क्योंकि इसमें भाई आदर्श की बात होती है। आदर्श यानी कि कल्पनाएं की जाती है एक तरीके से। मान लो एक समाज है, एक समाज में सरकार जो है वो कैसी होनी चाहिए, सरकार के अंग कैसे होने चाहिए, ये सरकार कैसी है इस पे फोकस नहीं करता, बल्कि सरकार कैसी होनी चाहिए इस पे फोकस ज्यादा रहता है, यानी कि कल्पनाएं ज्यादा होती हैं, आदर्श पे ज्यादा ध्यान देते हैं। चलो भाई अब स्टेप बाय स्टेप जो है इनकी विशेषताएं समझते हैं। उससे पहले भाई आप जो है इस उपागम के सपोर्टर्स का भी ध्यान रखना, विचारकों का भी ध्यान रखना। जैसे प्लेटो नाम लिया मैंने, अरस्तु लिया, ये भी है, और इसके साथ साथ भाई लियो स्ट्रॉस भी है, जिन्होंने भाई इस उपागम को पुनर्जीवित किया है। तो आप समझते हैं भाई इसकी विशेषता। तो भाई पहली विशेषता है भाई इसकी कि इस उपागम का जो संबंध है वो राजनीतिक, राज्य, न्याय, स्वतंत्रता, इन सब से संबंधित है। यानी कि इस उपागम के भाई विचारक ये कहते हैं कि अगर आप लोगों को किसी समाज के बारे में जानना है, उसको बेहतर बनाना है या उस समाज के सिद्धांत वगैरह को समझना है आप लोगों को, तो आपका फोकस भाई
वहां की राजनीति पर, राज्य पर, न्याय पर, स्वतंत्रता पर ध्यान होना चाहिए, तभी आप उस समाज को और ज्यादा बेहतर बना पाओगे। अभी तक ऊपर वाले उपागमों में भाई एक में हिस्ट्री की बात की रही जा रही थी कि हिस्ट्री पे फोकस रखो, दूसरे में भाई राजनीतिक संस्थाओं पे बात की जा रही थी, लेकिन इसमें भाई अब राजनीति की बात तो की जा रही है और राज्य की बात भी की जा रही है, बल्कि इसमें अब अप्रोचेस भी आ गई, यानी कि कुछ आदर्श भी आ गए। जैसे न्याय जैसी बातों पे भी आपका फोकस होना जरूरी है, स्वतंत्रता जैसी बातों पे, लोकतंत्र जैसी बातों पे भी आपका फोकस होना जरूरी है। दूसरी विशेषता है भाई इसकी कि इस उपागम के तहत भाई क्या होना चाहिए इस पर फोकस किया जाता है और क्या है इस पर फोकस नहीं किया जाता। यानी कि इस उपागम के समर्थक क्या कहते हैं, अगर आप लोगों को किसी समाज को जानना है, उसके सिद्धांत जानना है या समाज को बेहतर बनाना है, तो आप इन बातों पे फोकस करो कि वहां पे क्या क्या अच्छा होना चाहिए, वहां के सिस्टम कैसे होने चाहिए, सरकार कैसी होनी चाहिए। आप इन बातों पे फोकस मत करो कि वहां पे सरकार कैसी है, वहां के सिस्टम कैसे हैं, या वहां पे और भी सारी चीजें हैं वहां पे क्या है, इन पे फोकस मत करो, बल्कि इन पे फोकस करो कि वहां पे क्या होना चाहिए। तभी आप उस समाज को बेहतर अच्छे से समझ पाओगे, उसे बेहतर अच्छा बना पाओगे और उसके सिद्धांत वगैरह अच्छे से समझ पाओगे। आगे भाई इस उपागम के समर्थक कहते हैं कि जो राजनीतिक विचारक होते हैं, यानी कि जो सिद्धांतकार होते हैं, जो लोग सिद्धांत वगैरह देते हैं, तो वो अपना सिद्धांत यूं ही बेवजह नहीं देते, बल्कि वो सिद्धांत इसलिए देते हैं ताकि वो उस समाज को बहुत अच्छा बना सके, उस समाज का अच्छे से निर्माण कर सके। तो इसलिए अगर हमें उस समाज को अच्छे से जानना है, उसके सिद्धांतों को अच्छे से जानना है उस समाज के, या उसको और बेहतर बनाना है, तो वहां के जो सिद्धांतकार थे उनके आदर्शों को देखो, आदर्श पे फोकस रखो, तभी आप उस समाज को बेहतर तरीके से समझ पाओगे। आगे भाई इस उपागम के सपोर्टर्स कहते हैं कि हमें सर्वोत्तम अच्छाई पर ध्यान देना चाहिए, यानी कि सबसे बेस्ट होगा समाज के लिए उस पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इससे ही भाई राजनीति जो है उसमें भी अच्छाइयां आती हैं और समाज में भी अच्छाइयां आती हैं। और विशेषताएं समझते हैं भाई। फिफ्थ इसकी विशेषता है कि ये जो आदर्श सिद्धांत है भाई, ये राजनीति को संपूर्ण मानता है। ये कहते हैं कि भाई राजनीति में अधिकार, स्वतंत्रता, समानता, न्याय जैसी और भी बहुत सारी अवधारणाएं जो हैं वो सारी शामिल होती हैं। तो एक तरीके से ये लोग क्या है, समाज में राजनीति को अच्छा बताते हैं, कहते हैं समाज के लिए राजनीति अच्छी है। छठी विशेषता भाई ये है इस सिद्धांत की कि ये एक आदर्श राज्य और आदर्श सरकार का सर्वश्रेष्ठ रूप ढूंढता रहता है। यानी कि इस उपागम के विचारकों का मानना यह है कि भाई अगर आप लोगों को किसी समाज को समझना है या उसे और बेहतर बनाना है या उसके सिद्धांत वगैरह जो समाज में रहे हैं उसको समझना है, तो आप आदर्शों पे फोकस करो, क्योंकि उस सिद्धांतकार का जो आदर्श होगा, उसकी जो सोच होगी, वो सबसे बेहतर राज्य बनाने का, सबसे बेहतर सरकार बनाने की सोच होगी उसकी। तो इस वजह से आपको अगर उसके बारे में समझना है, उस समाज को बेहतर बनाना है, तो आप आदर्श पे फोकस करो। और इस चीज से रिलेटेड भाई सबसे पहले जो है सिद्धांत जो है वो प्लेटो ने दिया था। यानी कि प्लेटो ने बताया था कि भाई एक आदर्श राज्य कैसा होना चाहिए। प्लेटो ने सब बातें बताई थी अपने सिद्धांत में कि एक आदर्श राज्य में, एक अच्छे राज्य में ये चीजें होनी चाहिए, ऐसा ऐसा होना चाहिए। आखिरी विशेषता है कि भाई ये जो आदर्शी उपागम है ना, या आदर्शी सिद्धांत भी आप बोल सकते हो, ये आदेशात्मक होते हैं। यानी कि इनमें जो भी बातें होती हैं वो सारी आदेश वाली होती है। ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, क्या है इस पे नहीं फोकस होता इनका, बल्कि क्या होना चाहिए, आदेश होता है हर किसी चीज में। तो इस वजह से इसे आदेशात्मक सिद्धांत भी कहते हैं। तो आई होप आप लोगों को इसकी विशेषताएं जो है समझ में आ गई होंगी। इस उपागम की भाई आलोचना भी बहुत ज्यादा की जाती है, वो इस वजह से क्योंकि भाई ये सिर्फ आदर्श पे ही फोकस करते रह जाते हैं। ये यही सोचते रह जाते हैं कि क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। तो इस वजह से आलोचना इनकी इस बात पे ही की जाती है कि ये सिर्फ कल्पनाएं करते हैं, सिर्फ सोचते हैं और कुछ नहीं करते। ये स्वप्नदर्शी है, यानी कि सपने ही देखते रहते हैं। तो इस तरीके से भाई इनकी जो है आलोचना वगैरह भी की जाती है। अब आखिरी जो हमारा उपागम है वो है भाई अनुभविक वैज्ञानिक या व्यवहारवादी उपागम, या आप इसे सिंपल अनुभविक उपागम भी बोल सकते हो। और इन चारों उपागम में जो सबसे नया उपागम है वो यही है। तो भाई इस उपागम की जो शुरुआत है वो 20वीं शताब्दी में अमेरिका में हुई। और वो क्यों हुई? क्योंकि भाई अभी जो हमने आदर्शी राजनीतिक उपागम पढ़ा है ना,
उस उपागम में भाई सिर्फ और सिर्फ कल्पनाएं होती रहती थी, सोच विचार करते रहते थे, वो सपने ही देखते रहते थे। तो उस उपागम की कमियों को दूर करने के लिए ही इसकी शुरुआत हुई है भाई। अब इस उपागम के भी नाम से भाई जैसे समझ में आ रहा है, अनुभवी वैज्ञानिक या व्यवहारवादी उपागम। तो इसमें भाई अनुभव पे फोकस किया जाता है, विज्ञान पे, व्यवहार पे फोकस किया जाता है। इसकी जो सपोर्टर्स हैं उनमें भाई मैक्स वेबर का नाम है, ग्राहम बेल का नाम है और बेंटले का नाम है, क्योंकि इन तीनों ने ही भाई 20वीं शताब्दी में इस उपागम की शुरुआत की थी। अनुभविक दृष्टिकोण कह सकते हो या आप उपागम भी बोल सकते हो। तो चलो भाई स्टेप बाय स्टेप इसकी विशेषताएं समझते हैं। तो पहली विशेषता इसकी ये है कि भाई इसमें इस बात पे फोकस नहीं किया जाता कि एक अच्छा राज्य, एक अच्छी सरकार कैसे होनी चाहिए, बल्कि इसमें इस बात पे फोकस किया जाता है कि समाज की जो घटनाएं हैं वो क्या हो रही हैं, उसके क्या कारण है, उसके क्या सॉल्यूशन है, इन सब बातों पे ज्यादा फोकस होता है। इसके साथ साथ भाई इस उपागम में जो फोकस किया जाता है वो तथ्यों पे ज्यादा फोकस किया जाता है, क्योंकि भाई इस उपागम के विचारकों को मानना है जो राजनीतिक सिद्धांत का अध्ययन है ना भाई, वो मूल्य विहीन होना चाहिए। यानी कि उसमें कोई आदर्श वाली बातें जो है नहीं होनी चाहिए, जैसे कि हमने अभी थर्ड वाले में पढ़े थे, सारे आदर्श की काल्पनिक बातें कर रहे थे। बल्कि इनका ये मानना है कि जो फैक्ट्स हैं उन पे ध्यान दो तो ज्यादा आपको बेहतर समझ में आएंगे राजनीतिक सिद्धांत, उसका अच्छे से आप स्टडी कर पाओगे। ये कहते हैं कि राजनीतिक सिद्धांत घटनाओं की व्याख्या करता है, घटनाओं को क्रमबद्ध तरीके से लगाता है और उनका सॉल्यूशन बताता है, ताकि भविष्य का मार्ग पता लग सके, भविष्य में सब कुछ बेहतर हो सके। आई होप आप लोगों को तीसरी विशेषता समझ में आई होगी। चौथी विशेषता देखते हैं भाई। चौथी विशेषता भाई इसकी ये है कि इस सिद्धांत के विचारकों का जो फोकस है वो केवल राज्य के अध्ययन पर ही नहीं होता, बल्कि राजनीतिक जो प्रक्रियाएं होती हैं उस पर भी फोकस है भाई इन लोगों का। जैसे कि हमने भाई दूसरे वाले उपागम में पढ़ा था, संस्थागत उपागम में, उसमें सिर्फ राज्य पर ही फोकस हो रहा था या राज्य के अंग पे ही फोकस हो रहा था, राजनीतिक प्रक्रियाएं क्या हो रही हैं उन पे फोकस बिल्कुल भी नहीं था। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है भाई, इसमें राज्य के अध्ययन तो किया जाता है, यानी कि राज्य के जो पार्ट है, उनकी जो संस्थाएं, उन पे तो अध्ययन किया जाता है, उनकी तो स्टडी की जाती है। इसके साथ साथ जो राजनीतिक प्रक्रिया है उन पर भी ज्यादा फोकस किया जाता है। इसके साथ साथ भाई इस सिद्धांत के या इस उपागम के विचारकों ने क्या करा है भाई, जो सामाजिक विज्ञान की अवधारणाएं है ना, जैसे कि भाई शक्ति, नीति निर्माण, राजनीतिक व्यवस्था, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़े बड़े टॉपिक्स हैं, तो इनके बारे में डीप में तो नहीं जाऊंगा। तो इन सारी अवधारणाओं को भी राजनीतिक सिद्धांत या राजनीति के अध्ययन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी बताया है। बढ़ते हैं भाई अगली विशेषता की ओर, जो है भाई इस उपागम के जो विचारक हैं वो इस बात पे ज्यादा फोकस करते हैं कि भाई क्या हो रहा है, समाज में क्या चल रहा है या क्या है, इस पे फोकस करते हैं। जबकि आदर्श वाले में क्या था भाई, जो तीसरा हमने उपागम पढ़ा था आदर्श उपागम, उसमें क्या था कि क्या होना चाहिए समाज में, इस पे ज्यादा फोकस हो रहा था। तो इस वजह से वो सिर्फ सपने ही देखते रहते थे। तो आई होप आप लोगों को इसकी विशेषताएं भी पूरी अच्छे से समझ में आ चुकी होंगी। अब ये जो आपका लास्ट टॉपिक है, इसे भाई आप ऐड कर सकते हो अपने आंसर को और अच्छा बनाने के लिए, यानी कि आप आदर्शवादी उपागम और अनुभववादी उपागम में आपस में संबंध बता सकते हो। मेन जो आपका फोकस होना चाहिए भाई वो आपका आदर्श उपागम और अनुभव उपागम, यानी कि 4 उपागम मैंने आप लोगों को बताए थे ना, तो 4 में से जो थर्ड और फोर्थ वाला उपागम जो मैंने आप लोगों को पढ़ाया है, एक आदर्श उपागम और एक अनुभव वाला उपागम जो है, ये 2 अच्छे से जरूर पढ़ना, क्योंकि मेनली इन 2 के बारे में ही पेपर में पूछा जाता है। बाकी एडिशनल टॉपिक के तौर पे मैंने आप लोगों को ये टॉपिक दे दिया है जिसे आप पेपर में ऐड कर सकते हो अपने आंसर को अच्छा बनाने के लिए। इसे भाई आप खुद से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि आप आदर्श उपागम और अनुभव उपागम दोनों समझ चुके हो। नोट्स का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप फ्री में एक्सेस कर सकते हो, कोई आप लोगों को नोट्स खरीदने की जरूरत नहीं है। बदले में बस भाई आप लोगों का प्यार चाहिए, सपोर्ट चाहिए, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक जरूर करना और एक प्यारा सा कमेंट जरूर छोड़ के जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।